गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग का सॉलिड स्टेट पिछले क्लास में ख़त्म हुआ था। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बातें करते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर को अचीव करने के लिए आपको अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक का ही अध्ययन करना पड़ेगा। और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि काफ़ी छोटा चैप्टर होता है, उन छोटे चैप्टर में से बोर्ड अच्छे खासे मात्रा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तक पूछ डालते हैं। तो इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उठाए हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के किन बातों को अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बातें करेंगे कि आखिर इनमें से कौन डबल सॉल्ट है और कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इन दोनों बातों को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले डबल सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ डबल सॉल्ट का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, डबल सॉल्ट में क्या होगा, दो या दो से अधिक सॉल्ट होगा। आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर सॉल्ट को देखिए कौन कौन है। KCl है, MgCl2 है, साथ में वाटर है, सम अमाउंट ऑफ वाटर। ये FeSO4 है, NH4 का होल 2SO4 है और कुछ मात्रा में पानी है। K2SO4 है, Al2SO4 का होल 3 है, कुछ मात्रा में पानी है। तो देख लीजिए, डबल सॉल्ट को कैसे पहचानेंगे। डबल सॉल्ट का बोलने का तरीका होता है कि वो सॉल्ट जैसे आप पानी में डालो और पानी में डालने के बाद वो उसमें जितने भी आयन उपस्थित है, सब आयन टूट जाएगा, यानी सारे कंपोनेंट आयंस के रूप में टूट जाएगा। यानी उसमें जितने भी कंपोनेंट उपस्थित है, सारे अवयव का वो जांच देगा, परीक्षण देगा, वो डबल सॉल्ट होगा। लेकिन डबल सॉल्ट को आप यहां से बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। इसी तीन में से कोई ना कोई आपको रिपीट करते रहता है। ये पोटेशियम, इसको जानते होंगे, फिटकरी। इसमें देखिए, दो या दो से अधिक सॉल्ट है, दो सॉल्ट है, साथ में वाटर है, दो सॉल्ट है, साथ में वाटर है, दो सॉल्ट है, साथ में वाटर है। तो डबल सॉल्ट में आप क्या देख रहे हैं ना, दो सॉल्ट साथ में पानी, दो सॉल्ट साथ में पानी, दो सॉल्ट साथ में पानी, दो सॉल्ट साथ में पानी। तो दो सॉल्ट या दो से अधिक सॉल्ट भी रह सकते हैं, लेकिन साथ में पानी भी रहेगा ना, तो हमारा एग्जांपल किसका बनेगा? डबल सॉल्ट का एग्जांपल बनेगा। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आप बोलिए। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल है, देख लीजिए इस स्क्वायर ब्रैकेट को, यही स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में आपको बातें करना है। कंपाउंड में यदि स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल है, कंपाउंड में अगर कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दिया, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसी का नाम है। इसमें क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या इसी का नाम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। देख लीजिए, इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो यदि कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट को पहचानने का बड़ा आसान तरीका, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इनमें से डबल सॉल्ट कौन है, इनमें से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन है। तो आप देखेंगे, यदि कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल रहेगा, यदि कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल रहेगा, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा, यानी ये वाला हिस्सा बनेगा। लेकिन यदि कंपाउंड में दो या दो से अधिक सॉल्ट रहेगा, दो या दो से अधिक सॉल्ट रहेगा, लेकिन उसमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं होगा, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? डबल सॉल्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे कार्नालाइट, KCl MgCl2.6H2O। इसी तरह से मोर सॉल्ट, FeSO4 NH4 का होल 2SO4.6H2O। और इसी तरह से पोटेशियम, जिसको हम लोग फिटकिरी बोलते हैं, ये आपका कौन है? फिटकिरी है। फिटकिरी जानते होगे ना, दाढ़ी बनाने में काम आता है फिटकिरी। फिटकिरी ये होता है। तो ये आपका पोटेशियम फिटकिरी होता है। तो डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आप भली बात पहचान जाएगा। डबल सॉल्ट में क्या देखेंगे? अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो डबल सॉल्ट है। समझ गए ना? और डबल सॉल्ट में और भी खासियत क्या रहेगा? दो या दो से अधिक सॉल्ट के साथ पानी रहेगा, दो या दो से अधिक सॉल्ट के साथ पानी रहेगा, दो या दो से अधिक सॉल्ट के साथ पानी रहेगा। तो यदि कंपाउंड में दो या दो से अधिक सॉल्ट के साथ अगर वाटर रहे, इसका मतलब वो क्या है? वो डबल सॉल्ट है। और यदि कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, इसका मतलब वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आप इस तरह से आराम से पहचान सकते हैं, इस तरह से आराम से पहचान सकते हैं। चलेगा, इससे आगे की बातों को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कैसे पहचानेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट देख लीजिए, इसमें भी है
स्क्वायर ब्रैकेट इसमें भी है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इनमें से कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जगह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल देगा, इसी की जगह कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल देगा। तो डबल सॉल्ट अलग ही होता है, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक चीज होता है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेगा तो आप ब्रैकेट देखोगे, और डबल सॉल्ट के बारे में बात करेगा तो बिना ब्रैकेट करेगा, इससे आप आराम से पहचान जाएंगे। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कई प्रकार के हो जाते हैं, कैटायनिक अलग हो जाता है, एनायनिक अलग हो जाता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अलग हो जाते हैं। तो सबको पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूं, इससे ऑब्जेक्टिव आता है। डबल सॉल्ट को आराम से पहचान जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आराम से पहचान जाएंगे। इसमें क्या रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल रहेगा, और डबल सॉल्ट में किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं रहेगा। समझ गए बात। डबल सॉल्ट को कैसे पहचानेंगे, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रहेगा, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल रहेगा। देख लीजिए इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आगे देखिए, अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बांटे, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर हम बांटते हैं तो ऐसे देखिए, ये देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। एक का नाम रखा है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक का नाम रखा है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और एक का नाम रखा है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन कौन, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक नाम से स्पष्ट है, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो क्या बनेगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। जिस पे निगेटिव रहेगा वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जिस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब कैटायनिक के साथ साथ कैटायनिक को पहचानने का और भी तरीका है, ध्यान देना। ब्रैकेट के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हो तो कैटायनिक बनेगा। कैटायनिक देख लीजिए, कैटायनिक को पहचानने का तरीका बता रहा हूं। कैटायनिक को आप कैसे पहचानेंगे, ब्रैकेट के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज कैटायनिक हुआ, ब्रैकेट के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज कैटायनिक हुआ। या कंपाउंड में दो हिस्सा होता है, एक ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट वाला हिस्सा कंपाउंड में पहले हो तो भी बन जाएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को पहचानने का पहला तरीका देख लीजिए, आप ऐसे पहचान सकते हैं, CuNH3 का होल 4 और दे दिया SO4, ऐसा किया, और इसमें क्या कर दिया, K4FeCN होल 6 किया। देखिए अगर कंपाउंड ऐसे दिया रहे तो इसमें कैसे कैटायनिक और एनायनिक पहचानेंगे, ध्यान देना। इसको पहचानने का बड़ा आराम से छोटा सा तरीका मैं बताऊंगा, और छोटे से तरीका से आप आराम से पकड़ लोगे कौन कैटायनिक है कौन एनायनिक है। बोलिए NaCl को आप लोग जानते हैं, NaCl ले लिया, NaCl को जानते हैं। बोलिए NaCl को अगर तोड़ने के लिए बात किया जाए तो NaCl को कैसे तोड़ेंगे, NaCl को हम लोग तोड़ेंगे Na+1 और Cl-1, यानी Na+Cl-, आप 1 नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, Na+Cl-, ऐसे तोड़ते हैं। अब बताइए ये Na+ वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैटायन, कैटायन बोलते हैं। Na+ वाले को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, और Cl- वाले को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। Cl- वाले को एनायन कहते हैं। Na+ का नाम कैटायन और Cl- का नाम एनायन, यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे क्या कहेंगे, कैटायन, और जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसे क्या कहेंगे, एनायन। और जरा बताइए कैटायन कहां रहता है, तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कैटायन रहता है पहले, पहले वाले को कहेंगे कैटायन, जो पहले रहेगा उसका नाम कैटायन। और बोलिए जो बाद में रहेगा उसका क्या नाम पड़ेगा, उसका नाम पड़ेगा एनायन। बाद वाले का नाम देख लीजिए, ये बाद वाला है, ये बाद वाला है, बाद वाला का नाम एनायन। जो पहले रहेगा उसका नाम कैटायन, और जो बाद में रहेगा उसका नाम एनायन। अब देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किससे पता चलता है, ब्रैकेट से, ब्रैकेट से पता चलता है। तो ब्रैकेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो इसका मतलब क्या हुआ, कैटायन। ब्रैकेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो इसका मतलब क्या हुआ, कैटायन। या ब्रैकेट यदि पहले लिखा रहे इसका मतलब भी क्या होगा, कैटायन। कैटायन को पहचानने का दो तरीका, या तो ब्रैकेट के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हो, ब्रैकेट से ही कॉम्प्लेक्स पता चलता है। तो कौन सा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और कौन सा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है और कौन सा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में।
तो आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और कौन सा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को पहचानने का बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं। क्या है तरीका? तो या तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हो, इसका मतलब सर ब्रैकेट अगर दिया रहेगा और ब्रैकेट के अंदर में कुछ कुछ लिखा रहेगा और ब्रैकेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब कैटायन है। या फिर ब्रैकेट पहले हो, ब्रैकेट पहले हो, जैसे देखिए इसमें पहले कोई और है, बाद में ब्रैकेट है, इसमें पहले ब्रैकेट है, बाद में कोई और है। तो यदि ब्रैकेट पहले होगा तो भी कैटायनिक बनेगा, या ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो भी कैटायनिक बनेगा। बताइए, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पहचानने का तरीका समझे कि नहीं समझे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को पहचानने का तरीका, या तो ब्रैकेट के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हो, ब्रैकेट के ऊपर में कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज हो, या ब्रैकेट वाला चीज पहले लिखा रहेगा। शुरू में अगर ब्रैकेट रहेगा तो कैटायनिक बन जाएगा, या ब्रैकेट के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो भी वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आप बताइए, इतना से उम्मीद है कि आप पकड़ लिए होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आप और आराम से पकड़ लीजिएगा। अच्छा, एनायनिक पहचानने का तरीका, एनाइन कहां रहता है? पहले कैटायन बाद में एनाइन। यदि ब्रैकेट बाद में रहेगा तो उसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे इस कंपाउंड को देखिए, पहले कोई और है और बाद में ब्रैकेट है, बाद में ब्रैकेट है, तो पहले वाला का नाम हो गया कैटाइन और बाद वाला का नाम हो गया एनाइन। और कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? इसी स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं। इसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? ये हो गया आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बोलिए, समझे कि नहीं समझे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे? यदि ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, या ब्रैकेट के ऊपर में ब्रैकेट के या ब्रैकेट वाली चीज पहले लिखा रहेगा तो भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। यहां देखिए, ब्रैकेट पहले है तो पहले वाले का क्या नाम होता है? जो पहले रहेगा उसका नाम कैटाइन, बाद वाले का नाम एनाइन। तो यहाँ पे ये बन गया कैटाइन और ये क्या बन जाएगा? एनाइन। तो बोलिए, ब्रैकेट किधर है? पहले है, तो ब्रैकेट वाला का मतलब कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कैटाइन है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसका नाम क्या होगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इस तरह से उम्मीद है कि आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को पहचान जाएंगे। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे? याद हुआ? या तो ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज हो या ब्रैकेट पहले रहे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे? या तो ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज हो या ब्रैकेट बाद में आवे, तो इसका मतलब होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। चलिए, इससे आगे की बातों को हम देखते हैं। इससे आगे हमारा क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज और ब्रैकेट देखिए पहले है और बाद में कोई और है, इसका मतलब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, ब्रैकेट के ऊपर में नेगेटिव चार्ज, ब्रैकेट के ऊपर में नेगेटिव चार्ज, या ब्रैकेट बाद में रहेगा, पहले कोई और रहेगा और बाद में ब्रैकेट रहेगा। तो ब्रैकेट बाद में रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो सीधा सा लाइन, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स को पहचानने का तरीका यही है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज या ब्रैकेट रहेगा पहले। अच्छा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स को पहचानने का तरीका, ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज, ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज या ब्रैकेट रहेगा बाद में, इसका मतलब वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और बोलिए, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें तो ना पीछे कुछ रहता है ना आगे कुछ रहता है, बिल्कुल न्यूट्रल, कोई चार्ज भी नहीं, ना ब्रैकेट के आगे कुछ रहेगा ना ब्रैकेट के पीछे कुछ रहेगा और ना ही ब्रैकेट के ऊपर में कोई चार्ज रहेगा। इसका मतलब वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। देख लीजिए, आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। तो मेरे विचार से आप लोग कॉम्प्लेक्स को आराम से पहचान जाएंगे। इससे ऑब्जेक्टिव कई सारे पूछे जाते हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव को तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए, अब यहां पर देखिए, आपको पता होगा इस कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा सर्जरी अगर किया जाए, इस कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा अगर चीरफाड़ किया जाए, तो चीरफाड़ करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्या पता चलता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ब्रैकेट के अंदर में जो सबसे पहला मेटल होता है उसका नाम रखा जाता है सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन भी बोल सकते हैं। उस सेंट्रल मेटल को छोड़ करके ब्रैकेट में जितना भी है वो सब के सब बन जाते हैं लिगेंड। क्या बन जाता है? लिगेंड। लिगेंड उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है लिगेंड। सेंट्रल मेटल को छोड़कर बाकी अंदर में जो भी चीज बनता है ना, उन सारे को कहा जाता है लिगेंड। अब बोलिए, लिगेंड अमोनिया है और अमोनिया का संख्या कितना है? 4 है, यानी लिगेंड की संख्या 4। तो ये 4 क्या हो गया? 4 हो गया नंबर ऑफ लिगेंड। बोलिए, 4 को क्या कहेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड। और
ब्रैकेट के बाहर जो भी रहे, चाहे ब्रैकेट के पहले रहे या ब्रैकेट के बाद में रहे, इन वाले प्रजाति को कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। इस प्रजाति का क्या नाम होता है? आयोनाइजेशन स्फीयर। इसी प्रजाति को कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। ब्रैकेट हमारा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर। इस ब्रैकेट का क्या नाम होता है? कॉम्प्लेक्स स्फीयर। इस ब्रैकेट को कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर, और ब्रैकेट के बाहर वाली चीज को आयोनाइजेशन स्फीयर। अब ये जरूरी नहीं कि आयोनाइजेशन स्फीयर हमेशा ब्रैकेट के बाद ही रहेगा, ब्रैकेट के पहले भी रह सकता है। जैसे इसमें देख लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, यहां देखिए, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जिसमें ब्रैकेट रहेगा उसका नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ब्रैकेट के बाहर में जैसे ये K4 है, पोटेशियम है, तो ये बन गया आयोनाइजेशन स्फीयर। तो आयोनाइजेशन स्फीयर किसको कहेंगे? जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहेंगे? जो ब्रैकेट रहेगा। पूरे ब्रैकेट वाले परिवार का नाम ही रखा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। अब जरा देखिए, यहां देखिए, ब्रैकेट में जो पहला मेटल होता है उसका नाम क्या रखते हैं? सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल, और सेंट्रल मेटल को छोड़ करके बाकी जो भी बचेगा वो सब क्या होगा? लिगेंड। अब जैसे अमोनिया यहां पर NH3, अमोनिया यहां पर लिगेंड है। अब अमोनिया की संख्या कितना है? 4। इसका मतलब लिगेंड की संख्या 4, यानी नंबर ऑफ लिगेंड हो गया 4। और ब्रैकेट के बाहर में जो भी रहेगा, चाहे बाद में हो चाहे पहले हो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर नहीं, ब्रैकेट के बाहर वाले प्रजाति का नाम रखा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। और जब इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डाला जाता है तो यही आयोनाइजेशन स्फीयर टूट जाता है। इसका नाम ही आयोनाइजेशन स्फीयर, मतलब जो आयोनाइज होता है, यानी जिसे आप पानी में डालो, पानी में जाने के बाद वो कैटायन और एनायन में टूटने लगते हैं, यानी पानी में जाने के बाद वो अलग थलग हो जाएगा। ऐसे प्रजाति को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। तो अब बताइए, ये तो कॉम्प्लेक्स का एनालिसिस आप समझ गए। अब देखिए, जैसे यहां पर देखा जाए, थोड़ा सा एनालिसिस अगर यहां करें, इस कॉम्प्लेक्स को देखें, तो देखिए ये तो हो गया आपका सेंट्रल मेटल। बोलिए इस CO को क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल बोलेंगे। और अमोनिया को क्या कहेंगे? लिगेंड बोलेंगे। और बोलिए लिगेंड की संख्या कितना है? 6, यानी 6 लिगेंड है। टोटल लिगेंड की संख्या 6 है, 6 लिगेंड है। और वो 6 के 6 लिगेंड कौन है? अमोनिया है, मतलब एक ही प्रकार का लिगेंड है। तो यदि कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड एक ही प्रकार का हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वह कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम रखा जाता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा प्रकार का लिगेंड होता है, यानी ब्रैकेट के अंदर में सेंट्रल मेटल के अलावा एक से ज्यादा प्रकार का लिगेंड होगा, तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर बात किया जाए, तो यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर में यानी ब्रैकेट के अंदर में सिर्फ एक प्रकार के लिगेंड रहेंगे तो उसका नाम रखा जाएगा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर ब्रैकेट के अंदर में एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड रहेंगे तो उसका नाम रखा जाएगा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ऐसे तो बोलिए, यहां पर लिगेंड एक प्रकार का है, सिर्फ अमोनिया लिगेंड है, तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बन गया। और यहां पे देखिए लिगेंड के रूप में कौन कौन है? Cl- है और अमोनिया है, यानी ये दोनों के दोनों लिगेंड है। तो एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड है तो इसका नाम रखा जाएगा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर एक प्रकार का लिगेंड रहेगा, सिर्फ अमोनिया जैसे है, मतलब कोई भी जाति रहेगा लेकिन एक प्रकार का लिगेंड रहेगा, तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और एक से ज्यादा प्रकार का लिगेंड रहेगा तो उसका नाम पड़ेगा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिए, इसमें सेंट्रल मेटल ये हो गया, CO यहां भी सेंट्रल मेटल है, लेकिन यहां पर लिगेंड एक से ज्यादा प्रकार का है, क्लोराइडो है, अमोनिया है। चलेगा, ये तो आप समझ गए। इससे आगे की बातों को हम लोग फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या देखते हैं आगे? देखिए, लिगेंड के बारे में अगर बात किया जाए तो लिगेंड को आप लोग जानते हैं। लिगेंड होता क्या है जरा बताइए। जैसे लिगेंड यहां पर अमोनिया है, तो अमोनिया का काम क्या है? अमोनिया का काम क्या है कि अमोनिया अपने लोन पेयर को लेकर के ये जो सेंट्रल मेटल होता है ना, उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करता है। यानी ट्रांजिशनल मेटल में यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट होता है और डी ब्लॉक एलिमेंट का वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये लिगेंड अपने लोन पेयर को डोनेट करता है। यानी ये जो लिगेंड है ना, वो लिगेंड कौन होता है? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है।
इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब वो इलेक्ट्रॉन का अमीर प्रजाति होता है। अमीर प्रजाति मतलब अमीर वो नहीं जिसके पास लोन पेयर है, अमीर वो है जिसे लोन पेयर देने की काबिलियत है। जिसके पास पैसा है गारंटी नहीं कि वो अमीर होगा। जिसके पास पैसा है लेकिन वो अगर देना नहीं चाह रहा है ना, इसका मतलब वो अमीर नहीं है, वो दानी नहीं है। अमीर उसे बोलो जिसके पास पैसा हो। नो, गलत बात। अमीर उसे बोलो जिसके पास पैसा हो और उस पैसा को दान देने की काबिलियत हो, अमीर वो बनेगा। यानी एग्जैक्टली वही बात बोल रहा हूं कि इसके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर देने की काबिलियत है, इसलिए वह लिगेंड बन पाया। लिगेंड कौन होगा? तो इलेक्ट्रॉन का अमीर प्रजाति जो अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल को दान देगा, सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा। तो वह इलेक्ट्रॉन के अमीर प्रजाति जो अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, उसी का नाम रखा जाता है लिगेंड। क्या बोलते हैं उसको? लिगेंड। यानी वह इलेक्ट्रॉन के अमीर प्रजाति जो अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को कोऑर्डिनेट करेगा, सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा, उसी का नाम रखा जाएगा लिगेंड। तो लिगेंड के लिए हम लोग एक बार बातें करें। लिगेंड इधर है। लिगेंड में हम लोग को एक बार लिखना पड़ेगा दैट इलेक्ट्रॉन रिच species which donates its lone pair to central metal atom is known as ligand। वह इलेक्ट्रॉन के अमीर प्रजाति, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, दैट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यानी अमीर प्रजाति, वह इलेक्ट्रॉन के अमीर प्रजाति which donates its lone pair to central metal atom, जो अपना लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट करेगा, डोनेट करेगा, वही जाना जाता है किस नाम से? लिगेंड के नाम से। अब लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, कुछ कैटायनिक लिगेंड होते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में एनायनिक लिगेंड होते हैं। एनायन कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड। नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रहने की संभावना उसके पास ज्यादा है। लेकिन कुछ न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं जिसके पास लोन पेयर ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है। जैसे आप देख लीजिए, वाटर है तो वाटर के पास होता है हालांकि दो लोन पेयर, लेकिन ये देगा मात्र एक लोन पेयर। एक सेंट्रल एटम से कोई भी लिगेंड एक ही लोन पेयर देना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर में देने के बाद ना पॉजिटिव चार्ज आने लगते हैं, तो दूसरा लोन पेयर वो दे नहीं पाता है। दूसरा बात, चिलेशन ढंग से नहीं हो पाता है। इसी कारण से एक सेंट्रल एटम से लोन पेयर भले ही एक से ज्यादा रहेगा, लेकिन एक सेंट्रल एटम से एक ही लोन पेयर देना चाहेगा, एक एटम से। देखिए ये अमोनिया, अब देखिए वाटर, H2O का नाम जानते हैं वाटर, लेकिन वाटर को जब आप, वाटर का नाम जब आप लिगेंड के रूप में लिखोगे, ध्यान दोगे, नोमेनक्लेचर अगला टॉपिक आ रहा है, अगला वीडियो में हमारा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाएंगे। और नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और आप जानते हो कि नोमेनक्लेचर तब संभव हो पाएगा जब सारे मेटल का नाम लिखने आएगा, सारे लिगेंड का नाम आपको याद रहेगा। तो वाटर, H2O जिसे आप बोलते हैं पानी, वाटर, एक्वा, तो इसका लिगेंड के रूप में जब H2O का इस्तेमाल किया जाएगा, जब H2O हमारे लिए लिगेंड की तरह काम करेगा, तो उस H2O का नाम क्या होगा? एक्वा। क्या नाम पड़ेगा? एक्वा। और NH3 का नाम एमीन, एमीन, AMMINE, एमीन। और NO का नाम नाइट्रोसिल। अगर न्यूट्रल है तो नाइट्रोसिल नाम पड़ेगा, वरना अगर NO पे प्लस है तो नाइट्रोसोनियम आयन उसका नाम हो जाता है, नाइट्रोसोनियम आयन उसका नाम हो जाता है। अब देखिए CH2NH2, CH2NH2, इसका नाम हालांकि होता है, लंबा नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन। इसका नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन, इसका नाम होता है। लेकिन शॉर्ट में इसे क्या बोला जाता है? ENAइन बोला जाता है। और इसमें इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये भी डोनेट करता है, और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, इसमें ये भी डोनेट करता है। और इस तरह से एक एक कितना, 2 लोन पेयर देने की काबिलियत होता है। और 2 लोन पेयर देने वाले को क्या बोलते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। हालांकि आप पानी देखें, एमीन देखें, नाइट्रोसिल देखें,
इन सबके पास क्या होता है ना, एक ही लोन पेयर होता है। ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड यानी जो लिगेंड एक लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा उसका नाम रखा जाता है मोनोडेंटेड लिगेंड। वो एक लोन पेयर देने के काबिल होता है। चलेगा। अब अगला इन जो होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, वो अपना दो लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है। NO प्लस इसे कहा जाता है नाइट्रोसोनियम आयन। ये सब कैटायनिक लिगेंड होते हैं जिस लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। NO2 प्लस इसका नाम होता है नाइट्रोनियम आयन और ये भी मोनोडेंटेड होता है। हाइड्रोजीनियम आयन N2H5 प्लस हाइड्रोजीनियम आयन ये भी अपना एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए यह भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड, लेकिन इन जो होता है वो क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। याद रखिएगा, इन और एक ऑक्सलेट आएगा वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है। और SO4-2 मोनोडेंटेड बाइडेंटेड दोनों लिगेंड की तरह बिहेवियर करता है, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड। चलेगा, इसको तो आप देख लिए। आगे चलिए, जैसे एनायनिक लिगेंड बहुत सारे होते हैं, इसे आप याद रखेंगे। सारे लिगेंड का नाम ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बोला जाएगा, H2O का नाम एक्वा या एक्वो भी होता है, NH3 का नाम एमीन, NO का नाम नाइट्रोसिल और इन का तो जानते हैं इथेन 1,2 डायमीन या शॉर्ट में इसे कहते हैं इन। NO प्लस का नाम नाइट्रोसोनियम आयन, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, N2H5 प्लस हाइड्रोजीनियम आयन। सारे लिगेंड का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि लिगेंड का नाम आपको याद रहेगा तभी जाकर के आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बना पाओगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम को लिखना तभी संभव है जब आप सारे लिगेंड का नाम आपको याद रहेगा। और लिगेंड का नाम हम इसी लेक्चर में आपको बता रहे हैं। अगला लेक्चर में कॉम्प्लेक्स का नाम बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन हमारा एंड हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग कुछ नया ऑब्जेक्टिव को लेकर के ट्राई करेंगे। देखिए, एनायनिक लिगेंड यानी जिस लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे F- है, इसका नाम है फ्लोराइडो, Cl- क्लोराइडो, Br- ब्रोमाइडो, I- आयोडाइडो, Cn- साइनाइडो, H- हाइड्राइडो, CH3COO- एसिटेटो, OH- हाइड्रोक्साइडो, HS- मरकेप्टो, O- ऑक्साइडो, O2- पेरोक्साइडो, O2- सुपर ऑक्साइडो, NO2- नाइट्रो और NO3- नाइट्रेटो, इसी तरह से ONO- नाइट्राइटो और उसके बाद C2O4- ऑक्सलेटो, SO4- सल्फेटो, EDTA-4। इसका पूरा नाम होता है इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट इसका नाम होता है। अब देखिए लाइन, ये सब लिगेंड है और इन सारे लिगेंड का नाम आपको भली भांति दिमाग में आना चाहिए। लिगेंड का नाम आपको याद रहेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से लिख लोगे। लिगेंड का नाम नहीं ध्यान रहेगा तो फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे लिखोगे मेरे भाई। तो इसीलिए आपको लिगेंड का नाम याद रहना चाहिए। अगला वर्नर्स थ्योरी आता है। वर्नर्स थ्योरी एक बार 5 मार्क्स में पूछे गए थे, हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन को नहीं पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे तो बड़ी आसानी से बना लेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट तक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद करने वाले पॉइंट सब है, तो इसलिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। वर्नर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वर्नर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। क्या बोल रहा है मेरे भाई, अगर ये ऊपर के लाइन को अगर देखा जाए तो ऊपर का लाइन बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास 2 प्रकार के वैलेंसी होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास कितना प्रकार का, 2 प्रकार के वैलेंसी होते हैं। एक का नाम रखा जाता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा हमारा है जिसका नाम रखा जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वर्नर्स थ्योरी के अनुसार मैं बोल रहा हूं, वर्नर का कहना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास कितने प्रकार के, 2 प्रकार के वैलेंसी होते हैं। एक का नाम रखा जाएगा प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे का नाम रखा जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बात किया जाए तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल को आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप देख रहे थे कि जो ब्रैकेट के अंदर में पहला मेटल है, जैसे यहां पे देखिए कोबाल्ट है, यहां देखिए जैसे कॉपर है, जो यहां देखिए जैसे कोबाल्ट है, तो ब्रैकेट के अंदर में जो पहला मेटल होगा उसी का नाम क्या होता है, सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसी ऑक्सीडेशन नंबर को कहा जाता है प्राइमरी वैलेंसी। यानी अगर बोला जाए प्राइमरी वैलेंसी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 प्रकार के वैलेंसी होता है मान लिया, लेकिन आखिर ये दोनों वैलेंसी होते कौन कौन है, तो पहला होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कहते किसको है, तो इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम लोग प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं।
यानी प्राइमरी वैलेंसी क्या है? इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ही कहलाता है हमारा प्राइमरी वैलेंसी। इट इज आयोनाइजेबल इन नेचर। आयोनाइजेबल इन नेचर का मतलब इस पे चार्ज आता है, चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर है तो चार्ज तो आएगा ही। इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। जब आयनिक बॉन्ड बनेगा, चार्ज बनेगा, तो चार्ज का कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता है पार्टिकुलर, तो इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ये नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। आखिर आगे लाइन बोल रहा है इट इज सेटिस्फाइड बाय, बोलिए सेंट्रल मेटल पे हमेशा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल कभी लेता नहीं, हमेशा देता है, तो इसलिए मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमेशा नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो लाइन बोल रहा है इट इज सेटिस्फाइड, यानी सेंट्रल मेटल के चार्ज को सेटिस्फाई किया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा बाय किसके द्वारा? नेगेटिव आयन और नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव आयन और नेगेटिव लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस किया जाएगा, सेटिस्फाइड किया जाएगा। आगे बोल रहा है इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन, इसको डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन में। अब सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में अगर बात किया जाए, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम का या सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या चीज? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इट इज नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल नहीं होता है, यानी इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं आता है। दूसरा, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड, ये नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाई किए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आगे आ रहा है, तो फिर से हम इस लाइन को बढ़िया से समझेंगे। इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो डायरेक्शन होगा। इट इज डिनोटेड बाय बोल्ड लाइन, मतलब वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन में सेकेंडरी वैलेंसी को बोल्ड लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। बात है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यह भी पूछा जाता है कभी कभी, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए सेंट्रल मेटल का काम क्या है? लोन पेयर देना। अभी जो हमने लिखा था, अभी लिखा था ऐसे K4Fe(CN)6। अब बताइए, ये तो आयनाइजेशन स्फीयर, ये आपका सेंट्रल मेटल, और ये आपका लिगेंड। लिगेंड का काम है अपने लोन पेयर को लेकर के सेंट्रल मेटल को देगा। तो आखिर बताइए, एक लिगेंड अगर एक लोन पेयर देगा तो 6 लिगेंड 6 लोन पेयर देगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड ये क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक ही लोन पेयर देता है। कुछ लिगेंड ऐसे हैं जैसे कि ऑक्सलेट ले लीजिए, ये बाइडेंटेड है, ऑक्सलेट, और दूसरा होता है आपका इथेन 1,2-डाइमीन, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और एक EDTA-4 इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, ये 6 लोन पेयर अकेले कोऑर्डिनेट करता है। तो इसमें सेंट्रल मेटल आखिर लिगेंड से कितना लोन पेयर लिया, वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल इस लिगेंड से कितना लोन पेयर लिया, वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर, इसका डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो लिखेंगे लाइन कि नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी लोन पेयर की संख्या, नंबर ऑफ लोन पेयर gained by central metal is known as, वही जाना जाता है किस नाम से? कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी लोन पेयर की संख्या गेन्ड बाय सेंट्रल मेटल, जो कि सेंट्रल मेटल के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, वही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। सेंट्रल मेटल के द्वारा कितना लोन पेयर प्राप्त किया जाता है, वही कहलाता है क्या चीज? कोऑर्डिनेशन नंबर। या इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, टोटल लिगेंड के द्वारा कितना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को दिया गया, वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अलग अलग तरह से भी आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, CN- मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो यहां पे संख्या कितना है? 2, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलिए यह कितना एक लोन पेयर देगा? तो 2 लिगेंड मिलकर 2 लोन पेयर देगा।
Cn माइनस कितना देगा, यहां से 6 लोन पेयर देगा, यहां से कितना देगा, देखिए इन जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है। यहां पे थोड़ा सा रफ में देख लीजिए, यहां देखिए इन और ऑक्सलेट, ऑक्सलेट ऑक्सलेट का फॉर्मूला जानते हैं ना, C2O4-2। ये जो होता है ना वो क्या होता है, बाइडेंटेड, बाइडेंटेड यानी 2 लोन पेयर देता है। अकेले अकेले 2 लोन पेयर देगा तो 2 रहेगा तो 4 लोन पेयर दे देगा। इसी तरह से ईडीटीए, ईडीटीए जो है ना वो हेक्साडेंटेट होता है, हेक्साडेंटेट होता है। इसका मतलब कितना लोन पेयर देगा, 6 लोन पेयर देगा, 6 लोन पेयर देगा। अब बताइए, यहां देखिए इन देगा 2 लोन पेयर, तो 2 मिलके देगा 2 दूनी 4, यहां पे 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 हो गया, और 2 यहां पर है तो कितना हुआ, 6 लोन पेयर देगा। अमोनिया मोनोडेंटेट होता है, साइनाइड मोनोडेंटेट होता है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6, 3 और 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6। H2O 4 देगा और क्लोरीन 2 देगा, तो 4 2 कितना होगा, 6। साइनाइड 2 देता है, यहां से 2 देगा। अमोनिया 1 देगा तो 4 लिगेंड है। यहाँ पे देखिए पानी की संख्या 6 है तो 6 देगा। अब बोलिए ईडीटीए, ईडीटीए अभी तुरंत बताए थे ना, ईडीटीए 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 हेक्साडेंटेट होता है, मतलब अकेले 6 लोन पेयर देगा। तो अकेले अगर 6 लोन पेयर देगा तो संख्या कितना है, 1 है, तो ये अकेला देगा 6, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। इन कितना देता है, अभी तुरंत दिखाए थे, ये लिखिए, ये देखिए इन कितना लोन पेयर देगा, बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट का मतलब 2 लोन पेयर देगा। और ऐसा ऐसा कितना है, 2 लिगेंड है, तो ये देगा 2, ये दिया 2, तो 2 दूनी कितना हुआ, 4। तो इस तरह से 2 दूनी 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। तो जहां जहां मोनोडेंटेट है, जिसके बारे में कुछ नहीं हम बोलते हैं, इसका मतलब मोनोडेंटेट है। एक इन, दूसरा ऑक्सलेट, ये दोनों बाइडेंटेट है। और तीसरा आपको ईडीटीए, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। और बाद में के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड में यूज करेंगे। हालांकि सल्फेट जो होता है वो फ्लेक्सीडेंटेट होता है, वो कभी 1 लोन पेयर कभी 2 लोन पेयर, लेकिन कुछ भी नहीं, उसे आप मान के चलोगे कि 1 लोन पेयर देता है, वो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर ले सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई अमोनिया इज ए गुड लिगेंड, अमोनिया एक गुड लिगेंड क्यों है। अब देखिए इसको अगर हम यहां बना दे, यहीं पे बना देता है, यही क्वेश्चन लिख देते हैं, व्हाई अमोनिया इज ए गुड लिगेंड, व्हाई अमोनिया इज ए गुड लिगेंड, अमोनिया एक गुड लिगेंड क्यों है, अमोनिया एक गुड लिगेंड क्यों है। तो आंसर क्या लिखेंगे, अमोनिया donates its lone pair to central metal easily. So ammonia is a गुड लिगेंड, इसलिए अमोनिया कैसा लिगेंड है, गुड लिगेंड है। अमोनिया देता है अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को इजिली, बड़ी आसानी से, इसलिए अमोनिया कैसा, एक गुड लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। इस तरह से हमें लग रहा है कि आप लोग अच्छे से इन वीडियो को समझे होंगे। इसमें आप सारे के सारे चीजों को एक बार आराम से रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद अगले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी है, उन क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से, हर चैप्टर के क्वेश्चन को आराम आराम से देख लेंगे। और उससे ज़्यादा हमें लगता है कि ज़रूरत नहीं है, कारण ये कि आपको टोटल 70 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 70 में से 35 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। और उन 35 क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन तो आप इजिली, जो डायरेक्ट आपके दिमाग में होगा वो डायरेक्ट बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जिस क्वेश्चन को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जो भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, उन सारे चैप्टर बाय चैप्टर पीवाईक्यू के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो यहां से आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आराम से ले सकते हैं।
ये आपका लेक्चर 1 है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, आज के लिए बस इतना ही काफी है। मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।